अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग का एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने बोला था ना लास्ट दिन हम लोग का एक क्वेश्चन रह गया था, और एक मैंने बोला था थ्योरी लिखवा देंगे तुम लोगों को, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करते, फिर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखने के बाद एनपीओ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब इतना सारा हुआ तो इसको रख के क्या, चलो कर लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बाकी था, मैंने बोला था तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, आसान है वैसा, ठीक है। यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पंडित फॉर द ईयर एंडेड। तो एक बार देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कितना सारा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसी के हिसाब से हम लोग जगह रख लेंगे। जैसे कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोला है, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा बोलो। ट्रेडिंग में जाएगा, फिनिश गुड्स है, और बोलो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजंस, डेटर का प्रोविजंस, गुड इवनिंग सतांशु। गुड इवनिंग मैम। और ये जो प्रोविजंस है डेटर का, ये किस पे क्रिएट करने बोला है, सन्ड्री डेटर पे। तो किससे होगा बोलो, सन्ड्री डेटर से लेस होगा और पीएल में जाएगा। ये सब तो हम लोग कितना कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे इतना, प्लांट मशीनरी पे कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करके दे दिया है, कहाँ कहाँ लिखेंगे। और बस बैलेंस शीट में एसेट से, रेस्पेक्टिव एसेट से लेस करके लिखेंगे। एक्रूड कमीशन इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। एक्रूड कमीशन हम लोगों ने रिसीव किया है, इंटरेस्ट है एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। तो ये तो इनकम है, इन्वेस्टमेंट में जो मिलता है वो इनकम है। और कमीशन एक्रूड जो है वो इनकम है कि एक्सपेंस, वो ट्रायल बैलेंस में देखने से पता चलेगा कि कमीशन क्या नेचर का है। चलो एक बार उस पर चेक करते हैं। ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो कमीशन पेड मतलब एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम लोग को कमीशन पे करना है, बट हम लोगों ने अभी तक इतना नहीं, ये बोला इज टू बी रिसीव, तो इसका मतलब कमीशन इनकम भी होगा। देखते हैं क्रेडिट साइड में भी होगा शायद कमीशन। कमीशन है क्रेडिट साइड में? नहीं, क्रेडिट साइड में तो नहीं। तो किस चीज का कमीशन मिला है, कुछ होगा फिर इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कमीशन का एक्रूड कमीशन इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट का समझ में आ गया, ये हम लोग का एक्रू हुआ है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला है, वो देख के पता चलेगा कि हम लोग का मतलब दोनों आइटम क्या है। मतलब एक्रूड तो हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। इनकम साइड में दिखना चाहिए, देखो। अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, तो इस पे इनकम हुआ होगा 25,000 पे। लेकिन ट्रायल बैलेंस में देखो, अगर इससे इनकम हम लोग रिसीव कर लेते तो किधर दिखता बोलो। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ये तो एकदम नॉर्मल बात है, तो कहाँ दिखता क्रेडिट साइड में। लेकिन क्रेडिट साइड में कहीं दिख रहा है नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्या है, आउटस्टैंडिंग। मतलब हमें मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है। अगर यहाँ पर लिखा ही नहीं है, मतलब उसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, तो उसका लेजर कहाँ से होगा, उसका ट्रायल बैलेंस में फिर एंट्री नहीं होगा। नीचे जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, पहले दिन ही हम लोगों ने बोला ना, देखो आज हम लोग लास्ट कर रहे हैं, एनपीओ करोगे उसमें भी तो यही सब कंसेप्ट आएगा ना, सेम ही तो बात है। तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो है बोल रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुआ है, तो एक्रू का मतलब क्या, मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो ये हम लोग का ये कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो पीएल में जाएगा इनकम बोल के, और एक हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, करेंट एसेट, एसेट साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलो कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। और बैलेंस शीट। हाँ, पीएल और बैलेंस शीट। प्रीपेड इंटरेस्ट पीएल और बैलेंस शीट, लेकिन एसेट। हाँ एसेट, ये एसेट में जाएगा। और ये वाला, ये करेंट एसेट, ये करेंट लाइबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल, ये सब हमें प्रिपेयर करने बोला है। देखो इसीलिए ना मैंने एकदम स्टार्टिंग से, जिनका भी अभी तक फाइनल अकाउंट्स में कोई भी डाउट है, मैंने इतने बेसिक से करवाया है ना। तुम लोग अगर एक एक क्लास देखोगे, अगर ठीक है मेरा इतना सारा क्लास हो गया है, किसी का मिस हुआ है, कोई भी रीजन हो, अगर तुम लोग खुद से देखोगे तो देखोगे वहां जर्नल एंट्री के साथ करवाया हुआ है। उसके लिए
बेसिक मतलब पूरा बेसिक ही उसमें मैंने बता दिया है, इसीलिए इतना सारा क्लासेस भी लग गया इस पे। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है ना कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो तुम लोग पढ़ने से समझ में आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, देखिए नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बनाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी टाइम मेंटेन करना जरूरी है। लिखो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित, नाम है, ठीक है, वो नाम दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित। तीन अकाउंट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बड़ा ही बनेगा, ठीक है, मुझे पता है क्या क्या डेटा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। इतना लगभग जगह मेरे हैंडराइटिंग के हिसाब से तो लग जाता है, ठीक है, आधा लग रहा है यहाँ पर, तुम लोग उस हिसाब से चेक करो। ट्रेडिंग पीएल, गुड इवनिंग मैम। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये भी काफी बड़ा होगा क्योंकि काफी सारा डेटा है। ये हम लगभग एक पेज रख लेते हैं, पता नहीं कितना जगह लगे, पूरा ही रख लिया मैंने इधर, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल और एकदम एंड में बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी एक पेज लग जाएगा। As on 31st of March 31st of March 2022, अच्छा स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो डेटा से सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ठीक है। तो लिखो, एक एक लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का डेटा मिला है, तो ओपनिंग WIP अगर होता है तो वो तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग WIP है नहीं, ठीक है। तुम लोग वैसे जगह रख सकते हो, लेकिन नहीं है, पता है तो छोड़ो, जगह रखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में तुम लोग को देखना पड़ेगा है कि नहीं, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, नहीं तो बेकार में जगह रखोगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लिखो, अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ एडजस्ट होता है, बोलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल consumed by कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000। अच्छा, इसके बाद देखो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ट्रेडिंग मेरा यहाँ से स्टार्ट है, तो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं टू, ये ऊपर ही लिख सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग तो फिनिश गुड्स से ही होता है ना, तो इसके लिए कोई जगह वगह सोचने का जरूरत नहीं, इस पे डायरेक्ट लिख दो 75। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 75। अच्छा, फिर इसके बाद देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नीचे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये वाला है हम लोग का 5 लाख। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जहां बनाए वहां पर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, एकदम स्टार्टिंग में लिख सकते हो क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है फिक्स्ड होता है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन इनर कॉलम में लिखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया ना, इस पे डेप्रिसिएशन था, ठीक है। मैंने B/D लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, 1 लाख, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, यहाँ जगह रख देना है डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ही जो लिखना है वो लिखोगे। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद लूज टूल्स, बता सकते हो लूज टूल्स कहाँ जाएगा, balance sheet.
हाँ बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। लूज टूल्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की करेंट एसेट, क्या मानते हैं इसे? Current asset. Current asset. करेंट एसेट एक्चुअली देखो लूज टूल्स जो है ना उसको हम लोग करेंट एसेट, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, ठीक है। लूज टूल्स का मतलब क्या बोले, मतलब कोई मशीनरी है, ठीक है, उस पे जो मतलब कभी कभी जरूरत पे उसका एडिशन टूल्स वगैरह लगता है, तो वो हम लोग स्टॉक में रखते हैं ना, कि अगर ये चीज खराब हो गया तो उसमें, जैसे मान लो ये पेन, ठीक है, ये हमेशा इसका नीट काम नहीं करता है, इसको मुझे चेंज करना पड़ता है, तो इसका स्टॉक इसके पीछे जो है इसमें रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मतलब बोल सकते हैं ये इसका लूज टूल्स जैसा हो गया इसको यूज करने के लिए। अब उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लूज टूल्स मेरा कंजम्पशन कितने टाइम पे हो रहा है, ठीक है। अगर कंजम्पशन मेरे जो है 1 ईयर के अंदर हो जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, करेंट, ठीक है। अदरवाइज उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड भी तो बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या है मेरा, ठीक है, ये तो मेरा वैसे एसेट ही है, ये फिर भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये भी काफी दिन चलता है, फिर भी ये मेरा करेंट एसेट की तरह है, 1 साल नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन पेन चलता है, पेन, ये बोर्ड, ये सब जो है फिक्स्ड एसेट में ही आएगा, इसका तो छोड़ो। लेकिन हम वही बोल रहे हैं, लूज टूल्स का मतलब वही चीजों को, मतलब मेन जो मशीन है उसको चलाने के लिए जो छोटा मोटा पार्ट्स हम लोग रखते हैं, अब उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लूज टूल्स हम लोग का क्या होगा, ठीक है, फिक्स्ड एसेट होगा कि करेंट एसेट, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लूज टूल्स को करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट, तो तुम लोग फिक्स्ड एसेट ही लिखो मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको फिक्स्ड एसेट ही ट्रीट करो। यहाँ पर लिखो लूज टूल्स, लूज टूल्स, ये हो जाएगा 30। अच्छा, लूज टूल्स के बाद यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, ये तो फिक्स्ड एसेट है, इसमें तो कोई ये नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये है हम लोग का 30,000, ये भी 30,000। अच्छा, इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा तो उसके लिए यहाँ पर जगह रख दो, डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, ये भी तो एसेट होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली फिक्स्ड एसेट, इसके बाद फर्नीचर आएगा, ये नीचे में थोड़ा लिख रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था 25,000, तो लिखो 25,000 आउटर कॉलम में। अब इस पे एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट वाला, वो अलग से लिख देंगे, इसीलिए मैंने वहां पर इन्वेस्टमेंट लिख दिया। फिर कैश इन हैंड लिखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो एकदम एंड में जाएगा, कैश इन हैंड। मैम इन्वेस्टमेंट 25,000 आउटर लिखबो। हाँ, कैश एट बैंक, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों लिख लिया, अब देखते हैं कितना कितना है। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 5,000, तो ये 5,000 और ये 20,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000, मैंने बोला फर्नीचर फिक्सचर था, तो ये प्लांट मशीनरी के नीचे क्योंकि मैंने जगह बचाया है तो यहाँ लिख देते, तुम लोगों ने अगर नहीं बचाया कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हम लोगों का 15,000। अब इस पे ना कोई डेप्रिशिएशन नहीं था, हम एक बार तुम लोग को दिखा देते, डेप्रिशिएशन ना दो ही चीज पे था, एक प्लांट मशीनरी पे था और एक लैंड एंड बिल्डिंग पे था, ये देखो 5%, ये तो प्रोविजन है, सॉरी कहाँ गया पर्स, ये देखो बता दिया है, बिल्डिंग पे और प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर पे नहीं था, तो इससे क्या है हम लोग आउटर में लिखेंगे इसको और इनर कॉलम में इसीलिए नहीं लिखेंगे, तो फर्नीचर फिक्सचर 15,000 आउटर कॉलम में लिख, अगर डिप्रिशिएशन होता तो इनर कॉलम में लिख। अच्छा, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेंट एसेट, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के नीचे तो डेटर वगैरह, डेटर के नीचे होना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये है 15,000, बिल्स रिसीवेबल 15,000। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल के बाद है सन्ड्री डेटर, इसमें प्रोविजन होगा तो इसमें हमें लेकिन जगह रखना पड़ेगा, सन्ड्री डेटर बीआर से आगे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख देते, चलो सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर ये इनर कॉलम में आएगा, सन्ड्री डेटर है हम लोग का 40,000, सन्ड्री डेटर 40,000, ये इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इस पे प्रोविजन था, ठीक है। अच्छा, सन्ड्री डेटर के बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस होता है, तो कैपिटल जब लिखोगे उसका जगह बना लो अपने हिसाब से, और यहाँ पर लेस ड्रॉइंग्स,
कैपिटल लेस ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स है 20,000, ठीक है, लिखे हो, ड्राइंग्स है 20,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी कहाँ लिखोगे? पीएल में, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट था, ठीक है, सैलरी पीएल में लिखेंगे लेकिन उसमें एडजस्टमेंट था, तो उसके लिए क्या करना है? जगह बचाना है। तो कितना जगह बचाना पड़ेगा हम लोगों को? ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ होता नहीं है, जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा, इधर 3 लाइन इधर 3 लाइन, इसी में ट्रेडिंग बन जाएगा, ठीक है। क्यों बोलो? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग का फिनिश स्टॉक है वो आएगा, सेल होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, और बस, और तो कुछ नहीं होगा। सेल बोल रहे हैं, हाँ सेल होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर लिखो फिर 2 सैलरीज, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन इनर कॉलम में लिखो क्योंकि सैलरी का आउटस्टैंडिंग था ना 20,000, ठीक है, ये है 20,000 सैलरी। अच्छा, इसके बाद कोल एंड फ्यूल, ये कहा जाएगा? बोलो, कोल एंड फ्यूल ये कहा जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। लिखो 2 कोल एंड फ्यूल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में लिखो 15,000। ये हम लोग का क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। ये वाला हो जाने तो उसके बाद से करो, नहीं तो नहीं समझ में। हाँ, अच्छा, कोल एंड फ्यूल, फिर फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ठीक है, ये कहां पर जाएगा? बोलो। फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, जनरल एक्सपेंस 4,000, तो जनरल एक्सपेंस कहाँ लिखोगे? पीएल। पीएल, सही। 2 जनरल एक्सपेंस, छापा तो नहीं। जनरल एक्सपेंस 4,000। एडवर्टाइजमेंट कहाँ लिखोगे? पीएल में लिखो। अभी नया एनपीओ स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट होते ही, ठीक है। पता, याद, एडवर्टाइजमेंट ये भी कर सकते हो, फाइनल अकाउंट्स करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो खत्म हो गया था, एक क्वेश्चन मेरा बच गया था तो वो करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन तुमने स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं, तो अगर याद समझ में नहीं आएगा इसीलिए अभी नया ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनपीओ ये कंप्लीट, हाँ फाइनल अकाउंट्स का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद देखो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ लिखोगे? बोलो, सेल्स से लेस करना है, ठीक है, ट्रेड। हाँ, सेल्स ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न मैंने ना ऐसे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, 10,000 सेल्स रिटर्न 10,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्स रिटर्न बैड डेट्स, ये पीएल में जाएगा 4,000, 2 बैड डेट्स, बैड डेट्स 4,000, ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स के बाद डायरेक्ट वेजेस ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखी दिया है, तो कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ लिख देते डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 80,000, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस 80,000 हो गया, उसके बाद पावर, पावर कहाँ जाएगा? बोलो। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, पावर कहाँ यूज होगा? फैक्ट्री में यूज होगा। पावर का मतलब क्या? वही इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसके बाद है देखो इंटरेस्ट पेड, बोलो ये कहाँ पर जाएगा? पीएल। पीएल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड पीएल में लिखो, टू इंटरेस्ट 7,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? बोलो, पीएल में जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड,
टू डिस्काउंट अलाउड 3000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या है, और भी है कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड तो पीएल में जाएगा, यहां लिख लो कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड लिख लेते हैं, इनवर्ट को भी ट्रांसफर करते हैं। कैरेज आउटवर्ड 7000, ठीक है। अच्छा, और कैरेज इनवर्ट किधर जाएगा बोलो, मैन्युफैक्चरिंग। टू कैरेज इनवर्ट, टू कैरेज इनवर्ट, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ये कितना है 15000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या था देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हम लोग का कमीशन पेड, ठीक है। कमीशन पेड बोलो कहाँ जाएगा, PL डेबिट। पीएल। पीएल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, लिखो कमीशन पेड पीएल में लिखो। लिखो तुम लोग, एक सेकेंड लिखो, लिखो कमीशन पेड लिखो। कमीशन पेड 9000 लिखे हो? हाँ मैम। कमीशन पेड 9000, एक सेकेंड। मुझे मुझे मत पूछो, मुझे बताओ कि मैम पीएल में लिखी है, ऐसे बोलो। मैंने तो इतना बार बताया, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? ठीक है, टू सॉरी देखो हम गलत लिख देते हैं, टू कमीशन पेड। टू कमीशन पेड ये हो जाएगा हम लोग का 9000, ठीक है। अच्छा, अब इधर कहाँ चला गया, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर। लिखो 50000 बैलेंस शीट में, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में लिखना होता है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 50000। परचेज रिटर्न परचेज से लेस करना है। परचेज कहाँ लिखेंगे बोलो, परचेज कहाँ लिखा जाता है? ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे मैन्युफैक्चरिंग। हो, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में होगा। इसको तुम लोग मत सोचो कि ट्रेडिंग में होगा, ठीक है। तो लेस करो, कहाँ से लेस करोगे, यहाँ से। रॉ मटेरियल का परचेस होगा ना अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो। परचेस रिटर्न बोलो कितना है 5000, ठीक है। 5000 हो गया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में लिखो 1,00,000। कैपिटल यहाँ पर था 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 कैपिटल हो गया। अच्छा, उसके बाद बिल्स पेबल लाइबिलिटी में लिखो 24,000। बिल्स पेबल 24,000। अच्छा, बिल्स पेबल के बाद लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000। लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000, ये कहां पर जाएगा? ये एक्चुअली ऊपर लिखने से बेटर होता, ठीक है। ये तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, तो ऐसे लिखो लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन के बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये जो है हमें प्रोविजंस जो नया क्रिएट होगा उससे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो तब करेंगे। सेल्स लिखो 8,50,000 और बीओडी है, बीओडी यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद पीछे सेल्स लिखेंगे। बीओडी हो गया 23,000, ठीक है। इधर ही है तो मैंने लिख दिया, बार बार पेज पलटना पड़ेगा तो। और ये सेल्स लिखो 8,50,000, कहाँ ट्रेडिंग में लिखो, लिखो बाई सेल्स। बाई सेल्स कितना लिखना है, ये हो गया 8,50,000। हो गया, सारा चीज लिख लिया हम लोगों ने। अब सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलते हैं। अच्छा बोलो, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 1,00,000, ये दिया हुआ है। और एक बार लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, लिखो क्लोजिंग स्टॉक बोल के 1,00,000 क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है 1,00,000। अच्छा, इसके बाद प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर क्रिएट करना है, ठीक है। तो 5% ऑन डेटर, सन्ड्री डेटर पे बोलो 5% कितना होगा, लेस पीबीडीडी बोलो, बोलो कितना होता है, इस पे कैलकुलेट करके बताओ। एट द रेट ऑफ 5%, 40,000 का 5% बोलो 2,000, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ लिखेंगे और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा, पीएल में,
ठीक है, पीएल में लिखेंगे 2 पीबीडीटी। ये ओल्ड न्यू वाला है लेकिन, ठीक है, ओल्ड वाले के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू पीबीडीटी हम लोग का आया 2000 और ओल्ड पीबीडीटी कितना था जो मैंने अभी इग्नोर किया, देखो वो तो लिखना पड़ेगा ना, वो कितना था देखो यहाँ पर 2000 ही था। तो बोलो क्या पीबीडीटी क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को नया कोई? नहीं। नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया? अरे इतना सारा चीज कर लिया हम लोगों ने। ओल्ड कितना था 2000, अभी नया भी कितना क्रिएट करना पड़ेगा 2000। अगर तुम लोग जहां पैसा जमा करते हो 2000, वहां अगर पहले से ही 2000 पड़ा हुआ है तो क्या जमा करोगे? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अगर एक्सेस या कम होता है तभी ना हमें करना पड़ेगा। अच्छा पीबीडीटी हो गया, चलो और एक एडजस्टमेंट क्या है देख लेते हैं। पीबीडीटी के बाद यहाँ पर हाँ ये डेप्रिसिएशन लगाओ। बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी बता भी दिया, कैलकुलेट नहीं करना है। बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी का कहाँ लिखोगे बोलो? देख तो फैक्ट्री में काम करके आने से ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। मतलब फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा। प्लांट मशीनरी कहाँ रहता है? मतलब जाके विजिट करना पड़ेगा तब पता चलेगा, मशीन मशीन मैन्युफैक्चरिंग चला के। अकाउंट। मतलब इतना सोच रहे हो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी का कहाँ जाएगा। तुम लोग सोच रहे हो तो प्लांट मशीनरी कहाँ रहता है बोलो? अब शॉप में तो प्लांट मशीनरी लगा हुआ होगा नहीं। लिखो 3000, ठीक है। और एक बार कहाँ लिखोगे? प्लांट मशीनरी से लेस करो इधर 3000, कितना आ जाएगा? 27,000। अच्छा और एक बार देख लेते हैं प्लांट मशीनरी। अच्छा इसके बाद ये देखो बिल्डिंग 1000, तो बिल्डिंग का यहाँ पर हम 1000 लेस कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये बताओ तो कितना हो रहा है? 1000 लेस करने के बाद 99,000, ठीक है। और ये 1000 कहाँ लिखोगे? बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे बोलो? पीएल। पीएल अकाउंट। हाँ पीएल में लिखो, ठीक है। टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना था? 1000। 1000। 1000। अच्छा इसके बाद एक्रूड कमीशन 12,500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। तो ये कमीशन हम लोग का इस साल का रिसिप्ट है। तो कमीशन रिसिप्ट हम लोग का कहीं पर भी था नहीं ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब हम लोग का कमीशन जो रिसीव होना था हम लोगों को कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इधर तो जीपी का जगह रखना पड़ेगा, एक लाइन का गैप लगा के इधर नीचे लिखते हैं, ठीक है। बाई एक्रूड कमीशन, इसका मतलब फुल्ली आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, मतलब रिसीवेबल। एक्रूड कमीशन 12,500। और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा? बैलेंस हाँ बैलेंस शीट में बैलेंस ऐसे ऐसे एक्रूड कमीशन 12,500, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, तो ये भी तो मेरा इनकम है ना। तो एक्रूड इधर लिख देते हैं इंटरेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है 15,000, ये भी इसके नीचे लिख दो। और उधर सेम तरीके से पीएल में इसके नीचे चला जाएगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ये भी हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इंटरेस्ट। सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के, ठीक है। 2,000, ठीक है, आउटर में 22,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में 2000 करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? एसेट है, इधर आएगा प्रीपेड इंटरेस्ट, ठीक है। प्रीपेड किया हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना? 1500। अच्छा अगर प्रीपेड किया हुआ है तो फिर इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इंटरेस्ट से। जहां पर हम लोगों ने इंटरेस्ट पेड लिखा था ना उसको आउटर में लिख दिया था शायद, देखो तो। हाँ ये रहा, ये 7,000। हम तो ऐसे कर लेंगे, तुम लोग कुछ करो और क्या। टू इंटरेस्ट लेस प्रीपेड, मुझे याद नहीं रहा ये वाला। एक काम करो ना, साइड में ब्रैकेट डाल के लिख लो। मतलब हम ये बोल रहे हैं 7,000 माइनस ऐसे 1500 करके फिर आउटर का अमाउंट को चेंज कर दो एक बार। और क्या करोगे अगर जगह नहीं है तो?
क्योंकि हम तो ऐसे मिटा सकते, तुम लोग तो नहीं कर पा रहे हो। 5005 मतलब हम बोल रहे हैं 7000 बाहर लिख दियो कोई बात नहीं, फिर अंदर 7000 माइनस 1500 लिख के बाहर 5500 लिख लो एक बार के लिए, तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, हो गया। बस अब इसको टोटल लगाते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल करो। अच्छा, इसका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर, ये वाला का क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, कितना हो जाएगा? ये हो गया 6,50,000 से 5,000 माइनस कितना हो जाएगा? 6,45,000। टोटल करो। 6,45,000 प्लस 80,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 15 और 3 18,000। ठीक है, 2,20,000। अच्छा देखो तो मेरा एडिशन ठीक हुआ। 15 डायरेक्ट वेजेस 80, ठीक है, फिर 8,08,000 8,08,000। 8,08,000 था। अच्छा ठीक है, 8,08,000। हाँ सही हुआ है, क्योंकि मेरा 8,08,000 ही आना चाहिए, बट शायद मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन, ये सबसे आ रहा है तो सब कोई बोल रहे हैं 8,08,000 आ रहा है। ठीक है, तुम लोग का भी आ रहा है। ठीक है, फिर बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्या बोल के? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, 8,08,000। ठीक है, अब टोटल लगा लो 8,08,000। अब ये वाला कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग में। टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 8,08,000। अच्छा, ये सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करने से 8,40,000, 8,40,000 और 1,00,000 9,40,000। ठीक है, अब इससे इसका एडजस्ट करके मुझे बता दो कितना हो रहा है। बोलो कितना हो रहा है, कौन कैलकुलेट कर रहा है? 57,000। 57,000। अच्छा 57,000, देख लो, मुझे 57,000 आंसर आया, जो कि सही है, तो मैंने लिख दिया 57,000। ठीक है, अच्छा पीएल का भी कैलकुलेट करो। 57,000 इधर लिखते हैं। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 57,000, और ये टोटल करने से कितना आ रहा है? 57, 12,500 और 15,000। 84,500। 84,500। अच्छा 84,500, मुझे आंसर आ गया है 84,500। अब नेट प्रॉफिट बताओ फिर कितना हो रहा है? $27,000। 27? अच्छा 24। अच्छा 24 होना चाहिए, 27 आ रहा है। नहीं, तब तो कुछ गलत हुआ होगा। 22। ও আমি ডিসকাউন্ট অ্যালাউড মিস করে গেছি। আচ্ছা ডিসকাউন্ট অ্যালাউডটা নাও তাহলে কত? 4,000 হয়েছে। আসছে 24,000 তাহলে। হ্যাঁ। अच्छा हाँ मैम। 24,000 आ रहा है। ठीक है, 24,000 आ गया, बस इधर नेट प्रॉफिट लिख लो, हो गया। इधर 24,000, इसका टोटल करने से 24 और इधर -20 मतलब 4, 1,04,000 इधर का। ठीक है, 1,04,000 और ये बाकी टोटल 1,04,000 और 2,00,000 3,04,000, 3,04,000 और ये टोटल लगाते हैं 3,04,000 प्लस 50 और ये हो गया 24 मतलब 74,000 प्लस 25,000, तो ये आ रहा है 4,03,000। मैंने लाइबिलिटी साइड निकाल लिया, तुम लोग एसेट साइड देखो तो 4,03,000 आता है कि नहीं? 4,03,000 आने से ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। इसका माइनस करने से हो जाएगा 38,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज लिखे हुए हैं। ठीक है, 99 -30
minus 27, 15, 25, 38, 15, 1 lakh, 12,500, 15,000, 12,500, 15,000, 1,500, 5,000 और 20,000। हाँ, मैच तो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो ये वाला हम लोग का गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो अगर सारा चीज सही सही लिख लिए हो तो आंसर ये आना चाहिए। मैम एक बार बैलेंस शीटটা দেখাবে? দেখাচ্ছি। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अच्छा ठीक है, चलो अभी हम लोग एनपीओ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे एक चीज बताओ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी एक एग्जांपल दो, जैसे कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या चीज है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बताओ तुम लोग को पता है जो नॉन प्रॉफिट है। हम्म? हाँ, एनजीओ। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से जो भी होता है वो सब। देखो सरकारी स्कूल में पढ़ने का खर्चा कितना होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, हम लोग तो खुद गांव में सरकारी स्कूल में ही पढ़े, हमारे वहाँ मतलब प्राइवेट स्कूल वगैरह होता भी नहीं है। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने का खर्चा कितना होता है? जहां पर प्राइवेट स्कूल में लाखों खर्चे हो सकते हैं, सरकारी स्कूल या कॉलेज कुछ भी ले लो तुम लोग, जैसे अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे उसका खर्चा अलग। ठीक है, सरकारी में पढ़ोगे कितना? 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब क्या है? ये लोग एक्चुअली जो एनजीओ या फिर एनपीओ है, उनका काम क्या है? उनका काम ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लॉस मेकिंग होते हैं। एक्चुअली मैटर ये है कि उनको जो भी प्रॉफिट कमाना है वो भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वैसे स्कूल वगैरह प्रॉफिटेबल नहीं होता है सरकार की तरफ से, क्योंकि स्टूडेंट से कितना लिया जाता है, लेकिन टीचर का जो मतलब सैलरी होता है वो तो उससे काफी ज्यादा होता है, तो वो कभी कभी लॉस में ही जा रहा है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कुछ कुछ जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि एनपीओ प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं बोल सकता है, वो उसके लिए प्रोहिबिटेड है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठा है। वो एक्चुअली क्यों बैठा है कि वो सोसाइटी में क्या प्रोवाइड कर सके? सर्विस। ठीक है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, इस वजह से जो है एनपीओ बनाया गया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इनका क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? बोलो क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा एनपीओ के लिए हमें? प्रिपेयर तुम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी तो एनपीओ किया होगा ना, तो बोलो क्या बनाते हो, मतलब एनपीओ का अकाउंट्स में क्या प्रिपेयर करते हो? मैम 11th 12th पहले में तो होता इनकम है। और एक्सपेंडिचर अकाउंट करना होगा। हाँ देखो, इनकम एक्सपेंडिचर, हाँ सही आंसर है, इनकम एक्सपेंडिचर Receipts बनाना and पड़ता है। payment account. हाँ बोला, अरे बार बोला। Receipts and payments account. है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। और एक क्या बनेगा? और एक चीज, बैलेंस शीट। ठीक है, इनका भी बैलेंस शीट बनता है। और इनका लेकिन ट्रेडिंग भी बन सकता है, इनका भी ट्रेडिंग बन सकता है। कैसे बोलो? जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उसमें जैसे ट्रेडिंग, जैसे मान लो हॉस्पिटल में भी मेडिसिन बिकता है ना, मतलब हॉस्पिटल के अंदर भी हमें क्या होता है, मेडिसिन हम लोग कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट, तो वो फिर हॉस्पिटल में अगर मेडिसिन का स्टॉक काउंट करेंगे या फिर इंजेक्शन वगैरह जो भी है, तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फिर उनको तो ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी पीएल नहीं बनाते, नॉर्मली क्या बनाएंगे? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो जस्ट लाइक पीएल होता है। ठीक है, और वो प्रॉफिट की जगह क्या बोलते हैं? सरप्लस। ठीक है, अगर उनका प्रॉफिट मेकिंग कुछ होता है, प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे? मेरे पास एक्स्ट्रा हो। ठीक है, सरप्लस बोलेंगे, प्रॉफिट नहीं बोल सकते। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सरप्लस। ठीक है,
और अगर मान लो सरप्लस नहीं हुआ, जैसे लॉस होने से लॉस बोलते हैं, तो वैसे अगर सरप्लस नहीं हुआ, सरप्लस कब होगा? अगर इनकम ज्यादा हुआ, तो जो एनपीओ है वो ओपन करके एक्सपेंस कम हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस नहीं बोल सकते, फिर क्या बोले? डेफिसिट। ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा? डेफिसिट। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग को क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो एनपीओ समझ में आया, कौन एनपीओ बनाएगा? ठीक है, जो प्रॉफिट करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, उसको क्या बोले जाते हैं? एनपीओ। और उनका रूल्स है, जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जो सरप्लस आएगा, उसको कहाँ काम में लगाना है? जिस पर्पज से बिजनेस ओपन हुआ है उसी में फिर से उसको लगा देना। ठीक है, अच्छा तो लिखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स। जैसे हम लोगों ने सीखा है सेम फाइनल अकाउंट्स ही हम लोग सीखेंगे, बट इसमें कुछ टर्म्स हमें अलग अलग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? पहला तो प्रिपेयर करना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्ट। पहला ऐसा बात नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अगर गिवन है तो क्यों बनाएंगे? ठीक है, क्या क्या मोटा मोटी प्रिपेयर करने दे सकता है एक क्वेश्चन में? मैक्स टू मैक्स रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तीनों चीज भी दे सकता है, कोई एक चीज भी मतलब कोई दो भी दे सकता है, एक भी दे सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है? जस्ट लाइक कैश बुक। ठीक है, कैश बुक किए हो सभी ने? जब तुम लोग कॉमर्स पढ़ते हो स्टार्टिंग में तो कैश बुक तो सीखे ही हो। ठीक है, तो वही कैश बुक। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, इस ये कैसे बनेगा? ये बनता है पीएल के तरह। ठीक है, और बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल, इसका हम कोई, क्योंकि इसका नाम भी चेंज नहीं है कि इसे हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या है। बैलेंस शीट जैसे बनता है एसेट और लाइबिलिटीज टी शेप में बनेगा। ठीक है, अच्छा अब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखने में कैसे होगा उसका हम एक छोटा सा तुम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के देते हैं। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तो कैश बुक कैसे देखने में होता है वैसे ही होगा। ठीक है, कैश बुक में जैसे एक साइड में क्या लिखा हुआ रहता है? रिसिप्ट। डेबिट क्रेडिट भी लिखा जाएगा। ठीक है, इधर डेबिट लिख लो, इधर क्रेडिट लिख लो, रिसिप्ट, और इधर लिखेंगे पेमेंट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर रुपीस रुपीस लिख लो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर स्टार्ट कैसे होगा? जैसे अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? टू। अब ये तो एसेट है ना, मतलब कैश बुक है, तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? एसेट ही होगा। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी। देखो एसेट होगा अगर मेरे पास पॉजिटिव कैश है, अगर मेरे पास नेगेटिव है तो लाइबिलिटी भी हो सकता है, मतलब बीओडी भी हो सकता है, तब हम लोग इधर ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें लिखो क्या क्या मेरे पास कैश किस तरीके से रह सकता है? कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई एक। इधर भी सेम तरीके से क्या लिखोगे? इसका क्या होगा? अगर नेगेटिव बैलेंस है उसको क्या बोलोगे? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक बोलोगे? क्या बोलना चाहिए? थोड़ी ना कैश इन बैंक हैंड। ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको कभी भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं बोल सकते। हाथ में नेगेटिव पैसा नहीं हो सकता, बैंक में हो सकता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे पास नेगेटिव कैश है, ये पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा नेगेटिव कैश? ठीक है, ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, चलो अब इसके बाद और क्या हो सकता है? यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? जो भी हम लोग जिस वजह से हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसे दिखाना पड़ेगा। बोलो, अगर मेरा कैश आउटफ्लो हुआ तो किधर लिखोगे? इनफ्लो हुआ तो किधर लिखोगे? इनफ्लो हुआ तो रिसीट्स में रिसिप्ट लिखेंगे, में, आउटफ्लो हाँ, हुआ तो पेमेंट। पेमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो टू इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अब जिस भी वजह से होगा, और अगर आउटफ्लो हुआ तो बाई आउटफ्लो ऑफ कैश। क्योंकि देखो नॉर्मल सा बात है, एंट्री तुम लोग सोच लो ना, जैसे सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो बाई सैलरी होगा ना, तो पेमेंट साइड में जाएगा, या फिर पेमेंट देख के लिखो, एक ही बात है।
अच्छा बैलेंस क्या बचेगा, वही कैश का बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस बचेगा तो किधर आएगा बोलो, मेरा टू बैलेंस सीडी भी आ सकता है, बाई बैलेंस सीडी भी आ सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस आया तो किधर आएगा, नेगेटिव आया तो किधर आएगा। पॉजिटिव आया तो बाय बैलेंस सीडी होगा और नेगेटिव आया तो टू बैलेंस सीडी होगा। सही सही, ठीक है। अगर पॉजिटिव आए तो इधर होगा, अरे तब तो जाके टू बैलेंस बीटी ब्रॉट डाउन होगा। तो ऐसे देख रहे हो मुझे कि मैंने क्या पूछ लिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा और इधर अगर इधर आया तो बैंक क्या लिखोगे फिर, बैंक ओडी लिखना पड़ेगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा। इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा ना। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये बन गया एक स्ट्रक्चर ओवरऑल, जिससे हमें पता चलता है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट अगर हमें प्रिपेयर करने बोले तो हमें क्या लिखना पड़ सकता है। अब सारा चीज होगा ऐसा जरूरी नहीं, इनफ्लो आउटफ्लो तो होगा, अब ओपनिंग क्लोजिंग का डिपेंड करता है, एक ही साथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने लिखा है जस्ट लाइक पीएल, इसके यहाँ पर लिखो कि ये कैसा अकाउंट है, कभी कभी इस पे हमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बोलो पीएल हमारा अगर ये पीएल के तरह ही है तो ये क्या अकाउंट होगा, मतलब रियल नॉमिनल पर्सन। नॉमिनल। नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होगा। अच्छा इतना सारा पीएल बना तो पीएल में एंट्री कैसे हुई, मतलब ऐसे ही लिखे जाओ, कुछ समझो, ऐसा चलेगा। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है बोलो तो रूल्स। Debit expenses and losses and credit incomes and gains. Income and gains are credited, expenses and losses are debited। अच्छा अब देखो ये कैसे प्रिपेयर होता है, लिखो इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है ये भी पता है देखो तुम लोग को, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा तब ना। देखो एक्रूअल बेसिस का मतलब है, मैंने ये भी बताया था, देखो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया यहाँ पर क्या लिखा तुम लोगों ने, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। ये क्यों ऐड किया, ये तो देखो हम लोग का सैलरी 20,000 कहाँ गिवन था, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और ये कहाँ पर था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो इसको यहाँ पर ऐड क्यों किया, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस था, बट हम लोगों ने पे नहीं किया, बट पे तो करना चाहिए था। अगर मेरा एक्सपेंस का टाइम हो गया है, अगर हम नहीं पे करेंगे तो वो मेरा हेडेक बन जाएगा, हेडेक यानी लाइबिलिटी। तो ये एक्रूअल बेसिस है बोल के ही यहाँ 22 दिख रहा है। ये अगर कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनता तो फिर ये कभी नहीं दिखता, फिर कितना दिखता, जितना आउटफ्लो हुआ, तब फिर थोड़ी ना 22,000 दिखता, ठीक है। तो ये इसी को तो एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। तो जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स किया उनको तो मैंने सारा चीज A to Z बताया, फिर बता के क्या फायदा बोलो। अब नेक्स्ट लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग प्रिंसिपल, ये भी बताया था। मैचिंग प्रिंसिपल क्या था बोलो, कुछ भी याद नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है जितना रेवेन्यू होगा, मतलब जितना सेल्स होगा उतने के हिसाब से मैचिंग मैं, एक्सपेंसेस भी होगा। हाँ उतना मुझे एक्सपेंसेस को भी मैच करना है, इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। जैसे इसका भी हम समझा देते हैं, ये देखो ऑलरेडी समझाया था एक बार, फिर से हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, ये अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में इतना था, हम लोगों ने इतना खर्चा किया, ठीक है, हम लोग के पास टोटल इतना स्टॉक अवेलेबल हुआ बेचने के लिए, उसमें से हम लोगों ने इतना बेचा, और इसमें बेचने में तो प्रॉफिट जुड़ता है, तो इतना प्रॉफिट कमाया। अब ये प्रॉफिट नहीं सही तभी निकलेगा अगर 1 लाख इधर लिखेंगे। 1 लाख क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका। तो इसका मतलब यहाँ पर जितना यूनिट पे डेटा है, यहाँ पर जितना यूनिट पे डेटा है, जैसे मान लो कि ये पूरा हम लोग का 1200 यूनिट पे है, जिसमें से हम लोगों ने 200 यूनिट बेच दिया, तो बचेगा कितना, 1000 यूनिट। तो मुझे अगर 200 यूनिट के साथ 200 यूनिट को मैच करना पड़ेगा, इधर 1200 और इधर 1000, ठीक है। मतलब मान लो ये जो
अमाउंट है ये 1200 यूनिट का है, और ये जो मैंने सेल किया 200 यूनिट का किया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000 यूनिट का है। अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो इधर 1200 इधर 200 लिखेंगे तो इधर बैलेंस गलत आएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे सेल के साथ रेवेन्यू को मैच करना है। तो मुझे अगर इधर 200 दिखाना है, इधर भी कॉस्ट 200 का दिखाना है। वो कैसे दिखेगा, अगर इधर 1200 से इधर 1000 माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली वो 200 दिखता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। इसका भी मैंने तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स में एग्जाम्पल दिखा दिया था। ठीक है, अब तुम पढ़ना, तुम लोग का काम है। ठीक है, अच्छा अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर कैसे देखने में लगता है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वही पीएल के तरह ही बनेगा जैसे पीएल बनता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या क्या आ सकता है, जैसे पीएल का आइटम यहाँ भी होगा, सैलरी होगा, यहाँ भी लोगों को काम पे रखा जाएगा तो सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि सभी तो एनजीओ में फ्री में काम नहीं करेंगे, कुछ लोग पैसे के लिए भी काम करेंगे ना जिनको काम चाहिए। ठीक है, टू अदर एक्सपेंस ये सब आ सकता है। ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा। ठीक है, यही होगा ऐसा मतलब नहीं है, कुछ भी आइटम हो सकता है, वो तो मुझे क्वेश्चन बताएगा। इधर इनकम जो भी जितने तरीके का इनकम होगा बाई साइड में लिखना है। जैसे कि यहाँ कुछ स्पेसिफिक इनकम तुम लोग को दिखेगा, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो एनजीओ चलाते हैं वो जाके क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं ना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग को ये टर्म जरूर मिलेगा, सब्सक्रिप्शन। डोनेशन इस तरीके का टर्म मिलेगा। ठीक है, इनकम के रिगार्डिंग डोनेशन इस तरीके का टर्म्स मिलेगा, और भी कुछ टर्म्स मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल मैंने ये दो लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है सैलरी रेंट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरी रेंट और अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, अब अगर हम लोग का आंसर इधर आ रहा है बैलेंस, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू सरप्लस। जैसे तुम लोग पीएल बोलते हो, ये हो गया सरप्लस। सरप्लस तभी बन सकता है अगर इनकम जो है वो एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम ज्यादा है तभी तो होगा, देख लो इनकम ज्यादा होगा तभी तो सरप्लस होगा, नहीं तो कैसे सरप्लस बनेगा। और अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो गया है किसी भी रीजन से और इनकम कम है तो मेरे पास बनेगा डेफिसिट। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता, ये जस्ट हम फॉर्मेट तुम लोग को बता रहे हैं कैसे। ठीक है, अच्छा बैलेंस शीट तो जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे ही होगा, उसको और हम नहीं दिखा रहे। बैलेंस शीट में जैसे तुम लोग का एसेट लाइबिलिटी होता है, यहाँ पर भी जो एसेट लाइबिलिटीज रहेगा उसी को तुम लोग को लिखना है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन करने से पता चलेगा। तो रिसीट पेमेंट मैंने बता दिया कैश बुक के तरह ही होता है, इनकम एक्सपेंडिचर भी अलग कुछ भी नहीं है, पीएल के तरह ही है। अच्छा चलो, अब इतना डिस्कशन हुआ तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। देखो यहाँ से ये वाला। ठीक है, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है the receipt and payment for the Swaraj Club for the year ended 31st March 2022 22 were entrance fees, membership, donation for club pavilion, foodstuff sale, salary and wages, purchase foodstuff, construction of club pavilion, general expense, rent and taxes, bank charges, cash in hand, कैश एट बैंक, ये सब बता रखा है। ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, क्योंकि देखो 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च हमें बोला है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक के तरह होगा, वो स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग कैश बैलेंस होगा अगर है तो, नहीं है तो जो है स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है, अगर डेबिट साइड से कर रहे हो तो वैसे लिखोगे रिसिप्ट से। ठीक है, क्रेडिट साइड से करोगे तो फिर पेमेंट से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो हम एक एक पूछ लेंगे, तुम लोग को पहले स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, कैसे बनेगा लिखो, जैसे टी शेप में होगा वैसे ही होगा। इलास्ट्रेशन 1, इन द बुक्स ऑफ स्वराज क्लब receipt and payment account for the year ended 31st March 2000 कितना है 22। यहाँ पर रिसिप्ट
अमाउंट या रुपीस जो लिखना चाहे, पेमेंट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस है, तो इसका स्टार्टिंग ओपनिंग कैश और बैंक से होगा। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों है। बोलो ओपनिंग मतलब कौन सा डेटा लिखना है हम लोग? April 1st. हाँ ये वाला, ठीक है, 200 और 400 तो लिखो, क्योंकि ये 1 अप्रैल को है ना, तो 1 अप्रैल ओपनिंग होता है ना, और 31 मार्च ही तो क्लोजिंग होता है। अगर मेरा ईयर जो है अप्रैल टू मार्च वाला है, तो कैसे लिखोगे, जैसे अभी दिखाया, ठीक है, वैसे ही लिखना है। टू बैलेंस भी लिख सकते हो, टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, 200 और 400। ओपनिंग लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला भी, क्लोजिंग वाला भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर नीचे जगह जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है एंट्रेंस फीस, तो बोलो तो इनका ये इनकम है कि एक्सपेंस है, ये तो हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ डेबिट क्रेडिट करके Expense. Payment. एक्सपेंस और Entrance. Oh ना, entrance fees income होगा. इनकम, Receipt. एंट्रेंस फीस इनकम। देखो क्लब है ना, क्लब में अगर एंट्री करना है तो एंट्रेंस फीस लगेगा, तो एंट्रेंस फीस क्लब वालों का क्या हो जाएगा, इनकम। तो तुम लोग को इनकम साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टू एंट्रेंस फीस, तुम लोग को एनपीओ की तरह सोचना है, ठीक है। अपने हिसाब से मत सोचो कि मुझे कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना है तो मुझे फीस देना पड़ेगा, तो फिर एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। इनको एंट्रेंस का जो है इनको मिलेगा, ठीक है, एंट्री फी बेसिकली। अच्छा, इसके बाद बोला है मेंबरशिप फी, बोलो क्या होगा, इनकम के एक्सपेंस, इनकम होगा, ठीक है। मेंबरशिप बनना है, क्लब का मेंबर बनना है, तो फिर क्लब वालों को पैसा देना पड़ेगा, तो उनके लिए तो इनकम है, हम लोग तो उनका अकाउंट बना रहे, क्लब का अकाउंट बना रहे। टू मेंबरशिप फी, $3,000। डोनेशन फॉर क्लब पैविलियन, क्लब का पैविलियन बनाने के लिए डोनेशन मिला है इनको 10,000, बोलो ये क्या होगा, इनकम ही होगा, रिसिप्ट होगा ना, डोनेशन मिला है तो पैसा आया है। अब इसमें ऐसा मत सोचो कि ये मुझे यहाँ लिखना है, ये फिक्स्ड है, करंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैश बुक में फिक्स्ड करंट का कुछ नहीं होता है। कैश बुक में फर्नीचर खरीदते थे तब भी लिखते थे, अगर हम लोग स्टॉक खरीदेंगे तो भी लिखेंगे ना। कैश बुक में हमारा मतलब रेवेन्यू या फिर कैपिटल नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिखो टू डोनेशन फॉर क्लब पैविलियन 10,000। फूड स्टफ सेल, फूड स्टफ था कुछ, उन्होंने बेचा है, बेच के उनके पास आया है 1200, तो बोलो इनकम की एक्सपेंडिचर, इनकम, ठीक है। हो सकता है इनके पास कोई फूड आइटम है जो ये बेचते हैं, तो बेचने से तो इनकम ही होगा ना। $1,200। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस, बोलो क्या होगा, Payment. ये पेमेंट, ठीक है, ये तो एक्सपेंस ही होगा। जब तक ना बोले कि देखो सैलरी वेजेस तो, और कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी को मिलता नहीं है जिससे सैलरी वेजेस से किसी का अर्निंग होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर इनको भी स्टाफ रखना पड़ता है, तो उनको पेमेंट करते हैं, तो फिर सैलरीज एंड वेजेस इनका खर्चा हो जाए। 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ, बोलो पेमेंट में जाएगा, जो बेचते हैं ना ये फूड स्टफ, वो खरीदते भी है किसी से, ठीक है। तो बाई परचेज ऑफ फूड
up 300, नहीं सॉरी 800। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैविलियन 11,000, मतलब जो क्लब पैविलियन बनाने के लिए डोनेशन मिला था 10,000 का, उसमें से जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उसका वैल्यू बना है 11,000। बोलो ये कहाँ पर आएगा? पेमेंट, ये एक्सपेंस है, इतना खर्चा करना पड़ा, इतना पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है, तो लिखो बाई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो इतना खर्चा हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैविलियन 11,000। अच्छा, इसके बाद जनरल एक्सपेंस, तो ये तो बोल ही रहा है एक्सपेंस, तो इसमें क्या सोचना, लिखो पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंस, ठीक है 600। अच्छा, इसके बाद बोला है रेंट एंड टैक्सेस, बोलो ये क्या होगा? पेमेंट होगा, रेंट तो पे करना पड़ता है, टैक्स भी पे करना पड़ता है। रेंट एंड टैक्सेस ये हो गया 400। इसके बाद है बैंक चार्जेस, ये क्या होगा? बैंक चार्जेस बोला है, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। हाँ, बाय बैंक चार्जेस। बाय बैंक चार्जेस हो गया हम लोग का 160। क्लोजिंग कैश बैंक का बैलेंस भी हमें दिया हुआ है, तो बाय बैलेंस सीडी। अच्छा, ये पॉजिटिव ही है, कैसे पता चला? यहाँ बीओडी तो लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 350, कैश एट बैंक है 590, 350 और 590। अच्छा, ये तो हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसको टोटल करने के बाद तुम लोग को कोई बैलेंस मिलेगा या दोनों साइड टैली हो जाएगा? पहले हो जाना चाहिए। टैली हो जाएगा, बैलेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बोलो? सब तो लिखा बैलेंस हुआ है। ऑलरेडी दिया है। हाँ, इधर सारा इनकम, जो भी इनकम लिखा हुआ है, इधर A to Z एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये ओपनिंग कैश भी था, तो ये और ये ऐड करने से टोटल कैश अवेलेबल, फिर उससे ये लेस करोगे तो बचा हुआ कैश वो भी तो दिया हुआ है, तुम टोटल करोगे तो बैलेंस कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, खाली टोटल आएगा, वो लेजर का टोटल करो, टोटल करके देखो। 200, 400, 600, 600 और 300, 900, ये हो गया 13,900 प्लस 1,200, देखो 15,100। अच्छा 15,100, और इधर भी देखो 15,100 होना चाहिए। ये दोनों मिला के 2,000, 11 और 2 मैच कर 13 है। मैच कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैच कर रहा है, मुझे आंसर आ रहा है, ठीक है, मैच हुआ है, तो तुम लोग भी चेक करो मैच हो रहा है कि नहीं। ओके, अच्छा, अब ये जो एक्रूअल बेसिस का कंसेप्ट है ना, वो एक बताते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, जैसे मैंने वहां बताया था यहाँ भी बता रहे, ठीक है, तो हम अपना एक एग्जांपल दे रहे हैं एक्रूअल बेसिस क्या होता है वो समझाने के लिए, ठीक है, तो ये मैंने एक्रूअल बेसिस लिखा। अब हम यहाँ पर एक चीज ड्रॉ कर रहे हैं, तुम लोग भी लिख लो। 1/4/2019 से मैंने ईयर बनाया है 31 मार्च 2020 तक का, ठीक है। अच्छा, अब सैलरी फॉर द ईयर, सैलरी फॉर द ईयर, ठीक है 60,000, और यहां पर लिख रहे हैं सैलरी ₹500 पर मंथ, ठीक है, तभी देखो 60,000 होगा, 500 पर मंथ करने से, सॉरी 5,000 करना पड़ेगा तब 60,000 होगा, 12 into 5 60, हाँ अब होगा 60,000, ठीक है। अच्छा, अब सैलरी पेड 55,000, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। और अब मुझे ये बताओ कि इसका मतलब अगर पूरे साल का सैलरी किसी भी चीज का, ठीक है, एनपीओ का ही मान लो, कोई एक एनपीओ में पूरे साल का सैलरी किसी का 60,000 होता है, पेमेंट करना पड़ता है इनको,
तो इसका मतलब 5,000 पर मंथ सैलरी पे किया है इन्होंने 55,000। तो बोलो क्या इन्होंने पूरा सैलरी पे किया है? नहीं। कितना नहीं किया? तो उसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स? जो नहीं पे किया, करना चाहिए था, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना होगा? माइनस करके लिखो, 60,000 माइनस 55,000, तो ये आ जाता है हम लोग का 5,000। मतलब कितने मंथ का सैलरी बाकी रखा है बोलो? एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब इसका तुम लोग मुझे एंट्री बताओ। ये 55,000 का, ये 5,000 का, एंड ये 60,000। सबसे पहले तो सैलरी पे हुआ है, ठीक है, ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री होता है। तो ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है? मनीटरी ट्रांजैक्शन 55,000 पे हुआ है, 5,000 पे नहीं हुआ है, ये हमें बताना है। तो बोलो पहले 55,000 पेमेंट हुआ है, उसका एंट्री क्या होगा? सैलरी टू बैंक या सैलरी कैश? टू बैंक, टू बैंक या कैश? हाँ, सैलरी टू बैंक या कैश, ठीक है, मुझे आंसर मिला। तो ये देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो लिखना है लिखो, हम कैश लिख दिए हैं, ठीक है। तो 55,000, देखो इतना ही पे हुआ है, सारा तो पे नहीं हुआ है ना। अच्छा, अब क्योंकि 60,000 पे होना चाहिए था, ओनली 55,000 पे हुआ है, तो 5,000 आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग का भी तो एंट्री होता है, बोलो उसका एंट्री क्या होगा? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा ही, कितने से बोलो तो? 5,000 से, तब ना जाके टोटल सैलरी 60,000 होता है। लेकिन टू कैश होने का मतलब पे कर दिया, और 5,000 पे नहीं किया। पे नहीं करने से लाइबिलिटी होता है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, और इस लाइबिलिटी का नाम क्या है? लिखते हो तो तुम लोग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में कितना चार्ज करोगे? मतलब पीएल हो गया ना, जैसे पीएल के तरह ही तो हुआ। अब बोलो सैलरी टोटल कितना हो रहा है? सैलरी का अकाउंट देखो, सैलरी डेबिट 55, फिर से सैलरी डेबिट 5, तो टोटल सैलरी डेबिट कितना हुआ? 60,000। 60,000, 55 प्लस 5, 60। अब मुझे बोलो कि पीएल में कैसे दिखाते हो? अगर ये इनकम एक्सपेंडिचर की जगह पीएल होता तो कितना सैलरी दिखाते? पूरा 60,000 ही दिखाते। कैसे बोल के? सैलरी इनर कॉलम में लिखते 55,000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, आउटर में लिखते कितना? 60,000। तो उसका एंट्री क्या हुआ? पीएल डेबिट टू सैलरी। अच्छा, इसका एंट्री पीएल डेबिट टू सैलरी नहीं होगा। इसको कैसे रीड करोगे? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, सेल्स टू ट्रेडिंग। मैंने ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री भी तो तुम लोग को दिखाया। यहाँ कैसे रीड करोगे? इसको रीड करने आना चाहिए। ये देखो, पीएल टू सैलरी, पीएल टू जनरल एक्सपेंस। पीएल में सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं ना, जो पीएल में होता है पीएल में, जो ट्रेडिंग में होता है ट्रेडिंग में, जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है मैन्युफैक्चरिंग। ईयर एंड में सारे डेटा तो यही क्लोज होते हैं। तो इसको क्या लिखोगे बोलो? पीएल टू सैलरी। पीएल टू सैलरी, बट अभी पीएल नहीं लिखेंगे हम लोग, एक्चुअली इसको इनकम एक्सपेंडिचर के पर्पस में कर रहे हैं। तो इसको तुम लोग को लिखना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सैलरी। एक्चुअली कोई भी अकाउंट ओपन नहीं रहना चाहिए, सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। जो डेबिट हुआ वो क्रेडिट होके क्लोज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, लेकिन एंट्री कितने से होगा? 60,000 से होगा, ठीक है। अब इसका रिसिप्ट पेमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा? अगर मान लो एक छोटा सा रिसिप्ट पेमेंट बनाते इसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, और एक इनकम एक्सपेंडिचर बनाते, और एक बैलेंस शीट बनाते, बोलो तो कौन सा डेटा कहां पर मुझे लिखना चाहिए? ये तीनों मैंने छोटा छोटा अकाउंट बनाया, बोलो रिसिप्ट पेमेंट में ये सारे एंट्री, ये जो 3 एंट्री है, इसमें से रिसिप्ट पेमेंट में क्या जाएगा? सैलरी टू मैम कैश। रिसिप्ट में जितना मिला है उतना जाएगा 55,000। रिसिप्ट पेमेंट में जितना सैलरी रिसिप्ट हुआ है उतना जाएगा 55,000, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखो टू, कितना लिखोगे? टू। अच्छा, रिसिप्ट में जाएगा ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, तो ये सैलरी रिसिप्ट में क्यों जाएगा? ये तो एक्सपेंस है, गलत बोल रहे थे। कहाँ जाएगा फिर? पेमेंट। पेमेंट। एंट्री भी तो देखो, सैलरी टू कैश, ये तो कैश बुक है, तो बाई सैलरी होगा ना। कितना होगा? 55,000, ठीक है। अच्छा, ये गलती होता है क्योंकि टू सैलरी इधर लिखने का आदत होता है पीएल में, तो इसमें इधर लिख देते हैं, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे लिखोगे बोलो?
ये तो दिख ही रहा है कितना, टू सैलरी, To लेकिन salary ऐसे ऐसे नहीं 60,000. लिखेंगे, थोड़ा सा अलग पैटर्न में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो तो, टू सैलरी 55,000 55 plus outstanding salary. प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 और टोटल होके मेरा यहाँ आउटर कॉलम में, ये हम तो बढ़ा सकते हैं, चलो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कितना लिखे 60,000, ये पैटर्न में लिखना पड़ेगा। और बैलेंस शीट में क्या लिखोगे बोलो? Outstanding salary current liabilities में. करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी, सही है। करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, ये जस्ट मैंने तुम लोग को पैटर्न बताया कि किस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, तो यही ट्रीटमेंट तुम लोग को बड़े क्वेश्चंस में भी सेम तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या था, एक्रूअल बेसिस पे जो बनेगा, ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट बनाओ टी शेप में लेजर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अलग से पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका अकाउंट हमें बनाने आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमेशा इनके लिए क्या होगा बोलो? इनकम। ठीक है, क्योंकि हम लोग एनपीओ कर रहे हैं ना, तो एनपीओ वालों का सब्सक्रिप्शन इनकम ही होता है। उनका इनकम कहाँ से होगा? ठीक है, वही चंदा डोनेशन ये सब से होगा। अच्छा, अब मान लो कि इन्होंने इनको कोई सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, ईयर एंड हो गया, किसी को देना था उसने नहीं दिया, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में बोलो? अगर मुझे कुछ मिलना चाहिए था मेरा इनकम, लेकिन इनकम वो रिसीवेबल हुआ था बट मुझे रिसीव नहीं हुआ, नहीं मिला, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग क्या? Outstanding subscription. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब वो नेचर क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? Asset है. एसेट। ठीक है, एसेट होगा। तो अगर मेरा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तो वो मेरा ओपनिंग एसेट होगा, तो उसको किधर लिखोगे? डेबिट साइड में। ठीक है, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ओपनिंग डेबिट डेबिट में जाता है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का ओपनिंग एसेट। ठीक है, ये हम लिख भी देते हैं ओपनिंग एसेट, अगर तुम लोग को याद नहीं रहेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सेम तरीके से ये भी तो हो सकता है कि हम लोगों ने किसी से एडवांस सब्सक्रिप्शन ले लिया था, ईयर एंड होने के पहले ही नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन उनसे ले लिया था, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। ठीक है, वो हम लोग का लाइबिलिटी होगा, तो उसका ओपनिंग फिर इधर आएगा, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग लाइबिलिटी। ये तब हो सकता है जब हम लोग सब्सक्रिप्शन क्या कर लेंगे? एडवांस में ले लेंगे, अगर हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ था। और ये दोनों ही मैंने कहा लिखा है बोलो तो? ऊपर लिखा है, मतलब ये दोनों ही ओपनिंग नेचर का है। प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया टाइम आने के पहले, या फिर हमें नहीं मिला, नहीं मिला तो एसेट, मिल गया था एक्स्ट्रा, तो फिर वो हम लोग का लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे? बाय कैश। जैसे सैलरी पेमेंट का एंट्री तुम लोग लिखते हो सैलरी टू कैश, वैसे इनकम का एंट्री क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट। अच्छा, ये किधर जाएगा बोल सकते हो? ये कैश अकाउंट बाद में कहाँ ट्रांसफर? मैम की Receipts कर and दो। মানে আমি payments. এটা বলতে চাইছি যে, হ্যাঁ বলো। Receipts and मैम payments है account. रिसिप्ट पेमेंट। ये कैश अकाउंट और एक बार कहाँ पोस्ट होगा? मतलब कैश टू सब्सक्रिप्शन तो हुआ, अब ये और एक बार कहाँ जाएगा? कैश टू सब्सक्रिप्शन है तो कौन से लेजर में जाएगा? रिसिप्ट पेमेंट वाले में जाएगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर लिख लो, ये रिसिप्ट पेमेंट का डेटा होता। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इधर बाई कैश हुआ, अच्छा अब और एक जगह पे कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर पे क्लोज होगा, 3 एंट्री होगा ना? 3 नहीं, सॉरी 2 एंट्री, एक्चुअली लेजर पोस्टिंग अलग अलग हो। जैसे सब्सक्रिप्शन में बाई कैश हुआ, रिसिप्ट पेमेंट में क्या हो जाएगा? रिसिप्ट पेमेंट में हो जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और इनकम एक्सपेंडिचर में किधर जाएगा? बाई सब्सक्रिप्शन बोल के, क्योंकि इनकम है, बाई सब्सक्रिप्शन। वही देखो यहाँ पर टू इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? बाई सब्सक्रिप्शन बोल के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर, अब जैसे ओपनिंग एसेट क्लोजिंग ओपनिंग लाइबिलिटी हुआ, सेम तरीके से क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लाइबिलिटी होगा। तो एसेट अगर इधर है तो उसका क्लोजिंग किधर होता है? जस्ट ऑपोजिट में होगा।
ठीक है। अगर मेरा क्लोजिंग भी एसेट है तो इधर लिखना पड़ेगा, अगर क्लोजिंग मेरा लाइबिलिटी है तो इधर आएगा। ठीक है, तो इधर लिखो बाई बैलेंस सीडी होगा, इधर लिखेंगे तो टू बैलेंस सीडी होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये लाइबिलिटी है ना। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग यहाँ पर लाइबिलिटी हमेशा ऑपोजिट होता है, याद रखो। ठीक है, ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे जाएगा। और ये हो गया बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग एसेट। अच्छा, अब ये अकाउंट तुम लोग सोचोगे हम लोग तो ऐड कर करके कर लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, क्या ये जरूरी है? देखो, जरूरी इसलिए है, कभी कभी हमें सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का डेटा देके बोल देगा कि सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स बताओ। जैसे कि अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं तो समझ में आएगा, जहां पर अकाउंट बनाने बोलेगा वहां तो हमें देखो करना पड़ेगा। ये देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021 एंड 600 फॉर 2023, ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, यहाँ पर हमें बोला है वो अमाउंट बताओ जो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, इनकम एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू निकल के आएगा, मतलब ये वाला निकाल के देना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, कहीं नहीं बोला है कि प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर, बोला है वो अमाउंट बताओ जो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करके लिखोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने मैक्सिमम देखा है कि इनकम एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने हमें नहीं बोला है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करके बताना है। आप कैलकुलेट जैसा करना चाहो कर सकते हो, बहुत से लोग एडलेस करके करते हैं, हम ये अकाउंट थोड़ा प्रेफर ज्यादा करते हैं। ठीक है, मुझे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। एडलेस में क्या होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन तो हो जाता है, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा फिर एडलेस में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर देखो, ऐसे करोगे तो शायद हो जाएगा, एक बार हैबिट करोगे तो। देखो, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखाते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ ड्रॉ करवा देते हैं, देखने का भी जरूरत नहीं होगा। 2022 में रिसीव हुआ है 42,000। ठीक है, ये मान लो है हम लोग का 2022, यहाँ पर रिसीव्ड 22,000। ठीक है, रिसीव्ड हुआ है 22,000। अब यहाँ पर बोला है इसमें सॉरी 42,000, मैंने गलत लिख दिया, 42,000। ठीक है, अच्छा, अब ये ईयर अगर मुझे सिर्फ 22 बोला है तो ये कब से कब तक का है बोलो तो? जैन टू दिसंबर, तभी तो 22 बोलेगा। अगर अप्रैल टू मार्च होता तो फिर कैसे बोलता 2021, 21, 22, तब तो दो दो ईयर रहता है ना। तो ये वाला कैसा ईयर है, कैलेंडर ईयर है, तो ये जैन से लेके कब तक का होगा, दिसंबर तक का होगा, 2022। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021। अच्छा, इसमें इसमें इंक्लूड है 2021, कहाँ जाएगा, इसके आगे ड्रॉ होगा। 2021 तो इसके आगे वाला साल होगा ना, ये रहा 2021 जो कि यहाँ खत्म होगा। अब ये 2021 का कितना है, बोल रहा है कि 1600। ठीक है, और बोला है कि 600 फॉर 2023, तो 2023 इसके बाद ड्रॉ होगा। ये हो गया 2023। अब 2023 का बोला है 600। ठीक है, 600 इंक्लूड्स है इसमें। ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022। 2022 का 3,000 बोला है स्टिल टू बी रिसीव्ड। अब स्टिल टू बी रिसीव्ड का मतलब, इस इंग्लिश का मतलब क्या है, स्टिल टू बी रिसीव्ड बाकी Accrued. आउटस्टैंडिंग। स्टिल टू बी रिसीव्ड मतलब अभी भी मिला नहीं है, बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ। स्टिल टू बी रिसीव्ड का मतलब, इस लैंग्वेज का मतलब आउटस्टैंडिंग मैम है ওটাকে তো ম্যাম আমরা অ্যাক্রুড ইনকামও বলি অনেক সময়। एक्रूडिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बोला, एक्रूड बोलो। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करके क्या देना है, बोला इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे। अब इतना सारा चीज दे दिया है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने 42,000 रिसीव किया है। अब देखो, अब जो मैंने अकाउंट सिखाया उसका बेनिफिट देखो क्या होगा। पहले लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देखो इससे कर पाते हो कि नहीं। ठीक है,
अच्छा मुझे बोलो तो अकाउंट कौन से ईयर का बनेगा? ये क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है? ये 22 का बनेगा, 21 का बनेगा कि 23 का? 22 का। हाँ 22 का बनेगा, क्योंकि इसी साल का तो हमें डेटा दिया है। बोल रहा है कि 42,000 हम लोगों ने इस साल रिसीव किया, लेकिन 1600 प्रीवियस ईयर का इस साल रिसीव किया है और 600 नेक्स्ट ईयर का इस साल रिसीव किया है। तो मुझे जस्ट इतना बताओ कि ये मेरा क्या है, ये बताओ। ये तो बता सकते हो कि 600 मुझे मिलना चाहिए था 2023 में, बट मैंने 22 में लिया है। तो फिर ये 600 जब रिसीव किया तब मेरे लिए क्या था? इनकम था, एसेट था, लाइबिलिटी था? लाइबिलिटी। ठीक है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा अब ये 1621 का था, ठीक है, जो कि मैंने अभी रिसीव किया 22 में। 21 का मैंने 22 में रिसीव किया। तो ये मेरे लिए तब, मतलब ये जब रिसीव हुआ, ये मेरे लिए क्या था? देखो, जिस साल का होगा तो इनकम, फ्यूचर का होगा तो एडवांस, पास्ट का होगा तो मेरा बाकी था कभी, तभी तो अभी रिसीव कर रहे हैं। तो 1600 अभी कैसे मिला मुझे? तब नहीं दिया था, ठीक है, तो अभी रिसीव किए। तो अब मुझे अगर इस साल का अकाउंट बनाना है, ये जो मेरा व्हाइट कलर का दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, तो ये 1600 मेरे लिए क्या होगा? एसेट, ओपनिंग एसेट होगा कि नहीं? कि मेरा ये 1600 रिसीवेबल है जब हम अकाउंट बनाएंगे, और इस साल मैंने 42,000 रिसीव किया, तो 1600 मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग एसेट। एसेट तो है ही, साथ ही साथ ये भी आइडेंटिफाई करो ओपनिंग है कि क्लोजिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो ना, ड्रॉ में यहाँ दिख रहा है, तो क्या होगा? ओपनिंग एसेट। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बोलो? टू बैलेंस बीडी। एसेट को कैसे लिखा जाता है? डेबिट साइड में। अब ओपनिंग है तो डेबिट में लिखोगे ना, क्लोजिंग होगा तो क्रेडिट में लिखोगे। कितना? 1600। ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो तो ये वाला जो लाइबिलिटी है, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग। ठीक है, मैम क्योंकि कौन ये सा तो मैंने वाला? एक একটা তো লাইবিলিটি এখনো ডিক্লেয়ার হয়েছে 600। 600 ये हम लोग का क्या होगा? ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोजिंग। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने रिसीव कब किया है? 22 में तो किया है, 23 वाला तो 22 का अकाउंट बना रहे हो, तो फिर यहाँ पर क्या बोलोगे कि 600 तो इस साल हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो ये मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी इधर आता है, तो क्लोजिंग जस्ट इसके ऑपोजिट में आएगा। तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी 600। ठीक है। अच्छा अब इस साल में देखा कि 3000 हम लोग का आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए हमेशा क्या होता है? एसेट। ठीक है, चाहे ओपनिंग में हो चाहे क्लोजिंग में हो। अब बताओ कि ये मेरा ओपनिंग होगा कि क्लोजिंग होगा? 2022 के यहाँ दिख रहा है क्लोजिंग में। क्लोजिंग तो कहाँ लिखोगे? ओपनिंग एसेट इधर, क्लोजिंग इधर लिखो। बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, ओपनिंग लाइबिलिटी कुछ भी नहीं था। अब ये जो रिसीव हुआ 42,000, इसको क्या लिखोगे? बोले इसका एंट्री बताओ। बाय कैश। बाय कैश। ठीक है, बाय कैश कितना है हम लोग का? 42,000। ठीक है, आउटर में 42,000 लिखो और इसका बाइफर्केशन यहाँ पर करके देखो कैसे होगा। अच्छा तो देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तुम लोग 3 साल यहाँ पर लिखो, 2021, 2022 और 2023। जो कैश रिसीव हुआ उसमें से 42,000 में से 600 कब का था? 23 का था। ठीक है, ये देखो इधर दिख रहा है लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोग तो 22 का अकाउंट बना रहे हैं। 21 का कितना रिसीव किया? 1600। ठीक है, 21 का कितना रिसीव किया? 1600। तो फिर 22 का कितना रिसीव किया है बता सकते हो? इन दोनों को ऐड करके बैलेंस करके बता सकते हो, बोलो कितना होगा? 39,800। 39,800। 39,800। ठीक है। अच्छा अब ये दोनों का टोटल करो, 42 और 3000 कितना होता है? 45,000। और इधर बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 42,800। 42,800। ठीक है,
ठीक है, तो देखो हम लोग का इस बार का इनकम एक्सपेंडिचर में फिर कितना जाना चाहिए, 42,800। यही पूछा था कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो 42,800 इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज, ये वाला इससे मैच होता है। ठीक है, ये वाला ये वाला इससे मैच होता है। अब 22 में अगर मैंने 39,800 रिसीव किया, लेकिन 22 का मेरा इनकम एक्सपेंडिचर कितना बोल रहा है, कितना रिसीव होना चाहिए, 42,800। अब डिफरेंस बताओ, तो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस बोल रहा है 42,800 होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ कैश बैलेंस दिख रहा है मैंने कितना रिसीव किया है, 39,800। तो कितना कम दिख रहा है बोलो तो, 3,000। वही तो आउटस्टैंडिंग है, उसीलिए तो ये आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। मैंने यहाँ दिखा दिया है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में तो पूरा आएगा, अभी सैलरी वाला एग्जांपल दिखा है ना, वो एक्सपेंस था, तो 42,800 इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। मैंने रिसीव किया 39,800, तो 3,000 यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, जो कि ऐड होके ये वाला आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि अगर हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो हमें सारा चीज क्लियर होता है। और ये देखो ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा रिसिप्ट पेमेंट में, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहाँ तुम लोग को एक और टास्क करना पड़ता है, कैपिटल का डेटा नहीं दिया हुआ रहता है, उसके लिए दो बैलेंस शीट बनता है। एक तो फाइनल बैलेंस शीट बनता है जो सोल्यूशन का पार्ट होगा, एक हम लोग को जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जहां से हमें कैपिटल मिलता है। तो ये कहां पर जाएगा, ये 2021 के बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, ये कहां पर जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और ये जो क्लोजिंग दिख रहा है, ये दोनों कहां जाएगा बोलो तो, 22 वाले बैलेंस शीट में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट या फिर सोल्यूशन का मेन बैलेंस शीट। कभी कभी ये भी सोल्यूशन में दिखाने के लिए बोला जा सकता है। तो बोला अकाउंट करके समझ में आया। बाकी अगर तुम लोग एडलेस करके करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसे सीखना चाहिए तो क्लियर हो जाता है आइडिया। ठीक है, अगर एडलेस करके करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये वाला लास्ट करेंगे, इलास्ट्रेशन 3। देखो बोल रहा है सपोज सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2022 23,000। सैलरी पेड हुआ है 22 को 23,000। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सैलरी अनपेड 31 मार्च 21 को इतना, प्रीपेड। अब अनपेड प्रीपेड में फर्क होता है, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, जो कि मेरे लिए क्या होगा, एसेट की लाइबिलिटी। बोलो, अभी एक्सपेंस है, सैलरी है, ये सब्सक्रिप्शन थोड़ी है, लाइबिलिटी। नेचर देख के बताना पड़ेगा ना। अब प्रीपेड होगा तो एसेट। ठीक है, और फिर अनपेड और प्रीपेड दिया हुआ है, फिर दो बार क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एक 21 का दिया हुआ है, एक 22 का दिया, मतलब एक ओपनिंग हो जाएगा और एक क्लोजिंग हो जाएगा। कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग, 21 ओपनिंग, 21 का ओपनिंग लाइबिलिटी ओपनिंग एसेट, 22 होगा तो क्लोजिंग, जो स्टार्टिंग है वही ओपनिंग होगा ना। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर से बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना डेबिट होगा वो दिखाओ। और बोला है कि ऑल्सो सो नेसेसरी लेजर, अगर कोई लेजर बनाना चाहो तो बनाओ, मतलब लेजर बनाने बेसिकली बोल ही दिया है हम लोग को। ठीक है, तो बोलो तो कौन सा अकाउंट बनाने से हमें आंसर मिलेगा, कौन सा लेजर बनाए, सैलरी अकाउंट। सैलरी का लेजर बनाओगे। सब्सक्रिप्शन का डेटा निकालना था तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, तो अभी सैलरी का डेटा निकालोगे तो सैलरी का लेजर बनाओगे, सैलरीज अकाउंट। ये लेकिन मेरा इनकम अकाउंट नहीं है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, तो तुम उस हिसाब से लिखना पड़ेगा एसेट और लाइबिलिटीज। ठीक है, अच्छा सबसे पहले दिया है सैलरी पेड, इसका एंट्री बताओ। अभी तो लिखवाया सैलरी पेड, सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश या बैंक, जो भी लिखना चाहो तो लिख दो कैश। सैलरी टू कैश 23,000। अच्छा, अब अनपेड, पहले सोच लो अनपेड एसेट है कि लाइबिलिटी, पहले ये सोचो एसेट है कि लाइबिलिटी, ये सैलरी है, पहले सोच लो। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, ठीक है। अब बोलो ओपनिंग है कि क्लोजिंग, आप ये टाइम देख के बोलो ओपनिंग है कि क्लोजिंग, ओपनिंग। ठीक है, तो किधर लिखोगे बोलो, क्रेडिट साइड में लिखोगे ऑब्वियसली, लाइबिलिटी है तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में ना। ओपनिंग है अभी सिखाया, देखो क्रॉस हो जाएगा ना, ओपनिंग हमेशा लाइबिलिटी क्रेडिट में, एसेट डेबिट में,
क्लोजिंग में जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है बाई बैलेंस बीटी, ठीक है, बाई बैलेंस बीटी 1400, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करो प्रीपेड, तो प्रीपेड क्या आइटम है? एसेट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, इसी वजह से तो एसेट है। अब ओपनिंग है कि क्लोजिंग, ये देख के ही पता चल रहा है ओपनिंग। अब ओपनिंग एसेट किधर जाएगा? डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस बीटी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी 400, ठीक है, टू बैलेंस बीडी 400 हो जाएगा। अच्छा, अब फिर से अनपेड, बोलो एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। अब ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग? क्लोजिंग है। क्लोजिंग है तो लाइबिलिटी किधर जाएगा? जिधर आया हुआ है उसके ऑपोजिट में जाएगा। बस इतना तो याद रख ही सकते हो, अगर कुछ ज्यादा नहीं दिमाग में जा रहा है ये तो याद रह जाएगा कि डेबिट डेबिट एसेट में जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट लाइबिलिटी में जाएगा। और जब उसका क्लोजिंग लिखोगे तो ऑपोजिट लिख देना, टू बैलेंस सीटी 1800। अच्छा, अब ये वाला प्रीपेड, बोलो प्रीपेड सैलरी एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट, ठीक है। अब ये देखो टाइम देख के पता चल रहा है क्लोजिंग एसेट है, तो एसेट ओपनिंग होता है तो डेबिट, तो क्लोजिंग होगा तो क्रेडिट में दोगे तब ना जाके उधर ओपनिंग में डेबिट होगा, इस वजह से तो दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 600, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर इस बार इधर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक्सपेंस आइटम है, क्योंकि वो तो दिखता है इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी बोल के ना, तो बाई साइड में ही आएगा, तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, देख लो कितना होगा। टू 2000 कितना माइनस हो जाएगा? 23,200 हो रहा है, देख लो तो 23,200 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा? 23,200 जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे बता सकते हो, ये देखो 23,000 मैंने कैश पेमेंट किया है, लेकिन मेरा इस बार का एक्सपेंस कितना दिखना चाहिए? टोटल में 23,200, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या आउटस्टैंडिंग 200 हो रहा है? नहीं, आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है? आउटस्टैंडिंग किधर दिख रहा है? ये हम लोग का एसेट है, ये वाला आउटस्टैंडिंग है, देखो ये हम लोग का क्या है? 1800 क्या था? 1800 हम लोग का अनपेड था, ठीक है, अनपेड था, मतलब इधर तो हम लोग का लाइबिलिटी है ना, ये हम लोग का क्या है? लाइबिलिटी, मतलब पे नहीं किया, ये भी हम लोग का क्या है? लाइबिलिटी। ये हम लोग का क्या है? एसेट, ठीक है, ये हम लोग का क्या है? एसेट। तो पहले से अगर हम लोगों ने 400 पे कर रखा था, तो इस बार जब हम लोग पे करने जाएंगे तो वो 400 तो और पे नहीं करेंगे, इस बार के एक्सपेंसेस में 400 तो और पे नहीं करेंगे, और 1400 जो हम लोगों ने पे नहीं किया था वो हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी देखो हम लोग का क्लोजिंग में कितना आया? 1800 हम लोग का क्या आ गया? हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है, और 600 का क्या कर दिया है हम लोगों ने? एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो इसीलिए हम लोग का ये वाला क्या हो जाएगा? एसेट होगा। ये देखो हम लोग का 400 हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्या किया था? एक्स्ट्रा पे किया था, इसका मतलब इस ईयर का जब हम लोग पे करेंगे तो क्या 400 और पे करेंगे? नहीं, 400 एडजस्ट होगा, और 1400 जो पे नहीं किया था वो इस बार पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेट करने से इधर कितना आ जाएगा? 1000 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने पे कितना किया? 23,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो जरूर पे किया होगा, ये जो मैंने प्रीवियस बाकी रखा था ये पे किया होगा, लेकिन 400 एडजस्ट हो गया था, तो 23,000 में तो 1000 पहले बार का ही हमारा इसमें एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। और इस ईयर का जो एक्सपेंसेस है, लेकिन उसमें इतना हमारा जो है बाकी, और इतना हम लोगों ने एसेट रखा है, ठीक है। तो अगर हमें बता देता कितना है टोटल मंथली तो हमें ज्यादा समझ में आता। बाकी जो भी हो, इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग का यहाँ पर टोटल कितना निकल के आया? 23,200, ठीक है। तो ये हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर का क्या हो गया? एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो ये रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? रिसिप्ट पेमेंट में। ये इनकम एक्सपेंडिचर में। ये कहाँ जाएगा बोल सकते हो? ये दोनों ओपनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगा उधर जाएगा, और ये दोनों कहाँ जाएगा? क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कहाँ पर जाएगा? ये एसेट साइड में। ये कहाँ जाएगा? करेंट
एसेट, ये कहाँ जाएगा, करेंट लायबिलिटी, और ये करेंट लायबिलिटी, और ये करेंट एसेट। जब बैलेंस शीट बनेगा तो इस तरीके से वहां पर हमें लिखना पड़ेगा देख के क्वेश्चन, ठीक है। तब अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, ये डेटा तो रह ही सकता है ना, तो इसको देख के तुम लोग को वहां पर पुट करना, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन से हम लोग इस पे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर बाय। बाय मैम।